ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत आज सुनिए मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण, बचाव और उपचार पर नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की ये विशेष बातचीत। कोविड-19 महामारी के इस दौर में दुनिया के सामने दूसरे संक्रमण की चिंता है, जिसे हम मंकी पॉक्स कह रहे हैं। और ये चिंता इसलिए क्योंकि दुनिया में इसके जब से मामले सामने आए हैं और भारत में भी इसके 4 मामले सामने आ चुके हैं और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे हेल्थ इमरजेंसी घोषित किया है, तो उसके बाद से निश्चित तौर पर इसे एक चिंता के तौर पर देखा जा रहा है। सबसे पहले सर, हम समझना चाहेंगे जिस तरह से दुनिया समेत अब भारत में भी इस संक्रमण मंकी पॉक्स की चिंता को देखा गया है। दिल्ली में 1 मामला और केरल में 3 मामले सामने आए हैं। ये संक्रमण किस तरह का है और इससे निपटने के लिए सरकार की क्या योजना है? मंकी पॉक्स एक वायरस का संक्रमण है। मंकी पॉक्स के केसेस अफ्रीका के कुछ कंट्रीज में लोकलाइज रहते थे, लेकिन पिछले हफ्तों में मंकी पॉक्स के 16-17 हजार केसेस यूरोप में और लगभग 75 देशों में सामने आए हैं। भारत में जैसा कि आपने बताया 4 केसेस डायग्नोज हुए हैं और वो सब ठीक हो रहे हैं। ये संक्रमण वायरस का है और स्मॉल पॉक्स जो था, चेचक की बीमारी थी, उससे कुछ मिलता जुलता है। उसकी सामने जो शक्ल आती है, जो बीमारी आती है बुखार की और रैश की, वो उससे मिलती जुलती है, तो इसीलिए वो पॉक्स वर्ड है इसके अंदर। ये बीमारी जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, रैट्स हैं, स्क्विरल है, मंकीज भी हैं और प्राइमेट्स भी हैं, उनसे ह्यूमन में स्पिल हो जाती है। तो उसके आगे चलते चलते फिर अब हम देख रहे हैं कि मानव से मानव में भी ये फैलती है। जूनोसिस है, इस तरह से कहा जाए तो। वायरस है, जैसे मैंने कहा, एक से दूसरे को लग सकता है, जैसे चेचक लगती है या चिकन पॉक्स, छोटी माता जिसको कहते हैं, वो लगता है। खसरे की बीमारी एक दूसरे से लगती है और इसकी मेन जो दिखाई देता है सामने, वो रैश है, फिंसियां आ जाती हैं। लेकिन इसकी शुरुआत जो होती है किसी संक्रमित व्यक्ति के साथ कांटेक्ट आने के बाद लगभग 5 से 10 दिन के भीतर में शुरुआत होती है। पहला लक्षण इसका बुखार होता है आमतौर पर। बुखार के साथ बदन में बहुत दर्द होती है, मांसपेशियों में दर्द होती है, गिल्टियां सूज जाती हैं और फिर 2-1 दिन के बाद में फिर ये फिंसियां जो सामने आती हैं, रैश सामने आता है। और रैश ये जो होता है ये चेहरे पे आता है, हाथों में आता है, हाथों के सामने का हिस्से भी, पिछले हिस्से में भी, पैरों पे आता है और इसी प्रकार मुंह में भी आ सकता है, आंख में भी आ जाता है कभी कभी, और यौन अंग जो है उनके ऊपर भी इसका असर हो जाता है। तो वो जो रैश दिखता है, कुछ चेचक जैसा रैश होता है, थोड़ा सा भिन्न भी है, लेकिन उसी से ही मिलता जुलता है। जब इस तरह के सामने आता है तो मंकी पॉक्स हम डायग्नोज करते हैं। लेकिन ये याद रहे कि यही बुखार, यही रैश, इसी तरह की फिंसियां बन जाना जो है, वो 2-3-4 और बीमारियों में भी आते हैं। हर्पीस की बीमारी है, चिकन पॉक्स बीमारी है, सिफिलिस की बीमारी है और भी बीमारियां हैं। कई बार एलर्जी से भी ऐसा रैश आ जाता है। तो हमें ये लेके चलना चाहिए कि जब ये ऐसा रैश आए तो पहले इसका डायग्नोसिस होना चाहिए कि क्या ये मंकी पॉक्स ही है या कुछ और तो नहीं है, क्योंकि अलग इलाज होगा, बीमारी के हिसाब से इलाज होगा। तो ये डायग्नोस होना चाहिए और फिर इसके बाद में जो भी उसकी सिंपल ट्रीटमेंट है। लेकिन इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इसको छुपाना नहीं चाहिए। छुपाएंगे तो कुछ मिस होगा। मंकी पॉक्स तो फिर भी असाधारण शक्ल नहीं करता, दूसरी बीमारियों के अपने और कॉम्प्लिकेशंस हैं, तो छुपाना नहीं है, अपने आप इलाज नहीं करना है, डॉक्टरी मशवरा लेना है। और इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर मंकी पॉक्स है तो फिर आपको आइसोलेट होना है, आपको अलग रखना है ताकि दूसरों को ना ये पकड़ पाए। और इसका इलाज डॉक्टर की मदद से ही होना चाहिए ठीक तरह से, और उसके बहुत अच्छे नतीजे हैं। सब ठीक हो जाता है, 3 हफ्ते लगते हैं। और जब तक ये फिंसियां ठीक नहीं हो जाती और उनकी जो पपड़ी जो है वो पूरी तरह से गिर नहीं जाती, तब तक उस व्यक्ति को आइसोलेशन में रखना चाहिए, क्योंकि तब तक ये व्यक्ति दूसरों को संक्रमित कर सकता है और उसको अपने में कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय सरकार की क्या कुछ दिशा निर्देश हैं इस मामले में, जिससे कि हम इस संक्रमण को लेकर सावधान रहें? जब से मंकी पॉक्स के ये केसेस आने शुरू हुए, थोड़ा थोड़ा दिखने शुरू हुआ भारत के देशों में कुछ हफ्तों से, भारत सरकार ने पूरी तैयारी, पूरा रिव्यू करा है। और इसके साथ साथ जो भी विज्ञान के द्वारा हमें समझ आ रहे हैं इस बीमारी के बारे में, सारी दुनिया इस बीमारी को भी अपने तरीके से समझ रही है और खासकर अभी क्यों इतने केस आ गए हैं उसको भी समझ रही है। तो जो जो शोध हुआ, जो जो इन्फॉर्मेशन आई, जो जो एडवाइस है, उसको भी वॉच कर रहे हैं वेरी केयरफुली। और पहले से ही गाइडलाइन इशू कर दी गई बहुत जल्दी जब ये सिलसिला शुरू हुआ।
गाइडलाइन का मतलब होता है कि अगर ऐसा केस आता है तो उसको कैसे पहचानना है, सस्पेक्ट कैसे करना है, उसका डायग्नोसिस कैसे होना, ट्रीटमेंट कैसे होना, आइसोलेशन कैसे होना, ये सारा ही ऑलरेडी भारत सरकार ने सबसे पहले टेक्निकल गाइडेंस प्रदान करी है, वेबसाइट पे उपलब्ध है। इसके अलावा एक लेबोरेटरीज का नेटवर्क डायग्नोसिस के लिए कर दिया गया है। आईसीएमआर की 15 लेबोरेटरीज जो है वो फंक्शनल है, उसमें डायग्नोसिस हो रहा है। वो लेबोरेटरीज देश के 7 हिस्सों में है और रिएजेंट्स की कोई कमी नहीं है। मुंबई में है, तिरुवनंतपुरम में, सिकंदराबाद, गुवाहाटी, श्रीनगर, बेंगलोर, नागपुर, दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, जयपुर, अमृतसर, लखनऊ, अहमदाबाद, तो सारे देश के हिस्सों में ये लेबोरेटरीज हैं और जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी इसमें और बढ़ोतरी की भी सोच करी जाएगी, लेकिन अभी ये पूरी तरह से फंक्शनल है, तो ये तैयारी होगी। तीसरी पॉइंट ये है कि जो हमारा नॉर्मल सर्वेलेंस का सिस्टम है, जो आईडीएसपी का डिजीज सर्वेलेंस सिस्टम है, उसको पूरा चौकन्ना कर दिया गया और सारे देश में वो व्याप्त है कि ऐसे ही बीमारी के लक्षण वाले व्यक्ति अगर दिखाई देते हैं, नोटिस में आते हैं, हेल्थ सिस्टम में आते हैं, क्लिनिक में आते हैं, तो उनको फिर वो जैसे आगे प्रक्रिया, उनके कॉन्टैक्ट की क्या करना है और कैसे उसको आगे बढ़ाना है, जो काम है, कंटेनमेंट कैसे करनी है, उनको हमने आगे ना बढ़े इसके लिए पूरा ट्रैकिंग करनी है, वो सब कुछ जो है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। इसी प्रकार जो इंटरनेशनल ट्रैवलर्स हैं उनके ऊपर भी नजर रखी जा रही है कि ऐसे सिम्टम्स वाले, बुखार वाले, जिनमें ये रैश वगैरह आ रहा है, उनके ऊपर नजर रहे और उनकी जांच भी हो। स्टेट्स के साथ मिलकर मीटिंग्स हो गई, इसी प्रकार साइंटिफिक रिव्यू और हाई लेवल रिव्यूज भी चले हुए हैं। और जैसे आप जानते हैं कि जैसे जैसे ये 4 केसेज आए और जो भी कोई सस्पेक्ट केसेज हैं उनके ऊपर जो टेस्ट होना चाहिए, जो उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए, वो हो रहा है। और ये भी गाइडेंस दी गई है कि ऐसे केस आते हैं तो अस्पताल में कैसे रखे जाए, फैसिलिटीज का प्रावधान कर दिया जाए, ये सारा बंदोबस्त किया है। और आगे भी जो जरूरत होगी इस आउटब्रेक के बारे में, जैसे जैसे पिक्चर आगे आती है, पहले से ही उसका पूरा ख्याल किया जाए। आपने बताया कि इस वायरस संक्रमण का प्रभाव इतना गंभीर तो नहीं है, लेकिन फिर भी चिंता जरूर है। लेकिन जैसे कोविड महामारी के अभी भी कुछ मामले आ रहे हैं, ऐसे में इस वायरस का भारत में आना कितनी बड़ी चिंता है और प्रभाव के बारे में थोड़ा और समझना चाहेंगे, कितना गंभीर है ये? पहली बात है कि हमें ये ख्याल रखना है कि एक नई आउटब्रेक बाहर हुई है, संक्रमण हुआ है, वो देश में स्पिल हो सकता है, आ सकता है, आ गया है थोड़ा सा, लेकिन पैनिक की बात तो बिल्कुल नहीं, पैनिक नहीं करना है। मैंने बताया कि जो मेजर्स जरूरी हैं वो लिए जा रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोविड जैसा इसका स्प्रेड उतने स्केल पे नहीं, ये तो क्लोज कांटेक्ट है। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें फिंसियां होती हैं, तो फिंसियों में जो पस निकलती है, अगर वो दूसरे व्यक्ति को लगता है तो उससे हो जाती है। पपड़ी जो आती है फिंसी के ऊपर, उससे हो जाता है। या बॉडी फ्लूइड्स हैं, जो बॉडी के तरल हैं, थूक है जैसे, वो दूसरे व्यक्ति पे जाता है, उससे हो जाता है। ये कोई खांसी करे या सांस में जो बूंदें आ जाती हैं, ड्रॉपलेट्स, वो कहीं दूसरे व्यक्ति पे जाती हैं तो हो सकता है। और इनडायरेक्टली अगर किसी कपड़े पे, किसी बिस्तर पे ऐसे ड्रॉप्स पड़े हैं, पस पड़ी हुई है, सिक्रीशन पड़ी हुई है, उससे जो टच में आएगा उससे हो सकता है। तो इसका संक्रमण अलग तरीके से हो रहा है, कोविड की तरह एकदम तेजी से बहुत होता है ऐसा नहीं, क्लोज कॉन्टेक्ट में होता है ये। तो इसलिए संक्रमण की स्पीड जो है वो बहुत स्लो होती है कंपेयर टू कोविड। और इसके बारे में यही है कि अगर डॉक्टरी देखरेख में ये इलाज हो तो आइसोलेट करके, लेकिन ऐसे चलते फिरते इलाज नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दूसरों को इन्फेक्ट कर सकता है, सीरियस बात हो सकती है। दूसरे में अगर बच्चा है, प्रेग्नेंट वुमेन है, या कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको कि इम्यून सिस्टम वीक है, दवाइयों पे है, कैंसर है, तो गंभीरता भी बना सकता है। लेकिन आमतौर पर इस बीमारी से बहुत संख्या में सीरियस शक्ल होगी ऐसा नहीं सोचते। मोर्टेलिटी हो सकती है, लेकिन मोर्टेलिटी रेट जो है वो बहुत लो है। लेकिन याद ये रहे कि टाइम के ऊपर बिना झिझक के, बिना छुपाए, बिना घबराए डायग्नोस हो, आइसोलेशन हो और डॉक्टरी देखरेख में इलाज हो, और इलाज बहुत सिंपल होता है। सर, आकाशवाणी समाचार के साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे मंकी पॉक्स संक्रमण के लक्षण, बचाव और उपचार पर नीति आयोग के सदस्य और नेशनल कोविड-19 टास्क फोर्स के चेयरमैन डॉक्टर वीके पॉल के साथ आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति की विशेष बातचीत। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। कार्यक्रम के बारे में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल का पता है हमारा airnsdtalks@gmail.com। और अगर ये कार्यक्रम फिर से आप सुनना चाहें तो लॉग इन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर।